एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी और एग्जाम भी अच्छे जा रहे होंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम ये प्रिपेयर कर रहे थे MZ-O004 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और कल ही आपका ये एग्जाम है। हमने वैसे तो चैप्टर नंबर 1 से 11 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट करना है। इस वीडियो में मैं ये पूरा चैप्टर मतलब पूरी बुक कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि 12 से कुछ ज़्यादा ही 4-5 क्वेश्चन चैप्टर ही होंगे। तो इस वीडियो में पूरी कंप्लीट करा देंगे ताकि आपका कल का एग्जाम अच्छा जाए। तो जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्टली जो पढ़ा रही हूँ एक्जैक्ट वही कॉपी पे आपके आ जाएगा क्वेश्चन पेपर में, तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। कुछ क्वेश्चन आपके MZ-O003 में एग्जैक्ट भी आए थे और बाकी जो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है पूरा का पूरा वही आया है जो मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, मीन्स अगर मैंने जो आपको समझाया है पूरा अगर ये क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ तो बीच में उसके टाइप से उसमें कुछ लिखा है, एप्लीकेशंस लिखी है जो कि मैंने वो भी समझाई है, बट उसको इतना इलेबरेट करके नहीं बताया, बट इतना समझाया कि आप उसको बना के खुद से लिख सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि मैंने डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन बोला है आपको तो बिल्कुल डिट्टो यही छप के आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट उसमें भी एक दो क्वेश्चन ऐसे थे बिल्कुल सेम टू सेम आए थे जो मैंने लिखवाए थे। तो बाकी क्वेश्चन मिलते जुलते थे, सारे के सारे इंटरकनेक्टेड करके आप लिख सकते थे अगर आपने पूरी थ्योरी पढ़ी होती जो मैंने पढ़ाई आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 12 से। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन टेक्सोनॉमी एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप। सबसे पहले आपको टेक्सोनॉमी बतानी है कि टेक्सोनॉमी होती क्या है और ये कितने टाइप्स की होती है, वो सारे टाइप्स लिखना है। क्वेश्चन समझ गए, आंसर देखते हैं। टेक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू अ स्ट्रक्चर्ड कैटेगरी बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। टेक्सोनॉमी क्या है? एक टाइप की साइंस है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, उनको उनकी कैटेगरी के हिसाब से, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से एक ग्रुप में रखा जाता है कि भाई ये इस ग्रुप में आएगा या फिर इस टाइप के कैटेगरी में उनको रखना चाहिए। मतलब उनके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वो शेयर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। उस साइंस को हम बोलेंगे टेक्सोनॉमी। उस क्लासिफिकेशन को टेक्सोनॉमी बोला जाता है। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी ऑन ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ। ये जो आपका टेक्सोनॉमी है ये एक पूरा फ्रेमवर्क सा देता है आपका, मतलब पूरा का पूरा आपको समझाता है कि किस तरीके से हमारी अर्थ पर लाइफ डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, मैंने वैसे इस का पीडीएफ पहले ही आपके ग्रुप में डाल दिया ताकि आप खुद से भी पढ़ लें, बट मैं फिर भी आपको समझा रही हूँ। तो पीडीएफ आपको पहले ही दे दिया है और बल्कि मैंने MZOE 001 का भी पीडीएफ पहले ही अपलोड कर दिया, तो वो भी आप पढ़ लेना। बाकी मैं टाइम मिलेगा तो मैं समझा दूंगी। नाउ लेट्स ड्राइव इनटू दी मेन टाइप। आपने टेक्सोनॉमी समझ ली क्या है, अब उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट वी हैव hierarchical taxonomy। सबसे पहले हमारे पास होती है hierarchical taxonomy which organize species in a rank system from broad to species specific। क्या है hierarchical taxonomy? इस तरीके की taxonomy है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है आपको उसको रैंक वाइज सिस्टम में रखा जाए, मतलब सबसे ब्रॉड कैटेगरी सबसे ऊपर होगी और सबसे स्पेसिफिक कैटेगरी नीचे होगी। दिस इंक्लूड्स डोमेन्स, किंगडम, फाइला, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनरा एंड स्पीशीज। जैसे ये जो आपका एनिमल किंगडम आपने देखा है या कोई भी किंगडम आपने देखा है तो क्या है, सबसे पहले उनका डोमेन होता है, फिर किंगडम होता है, फिर वो उसकी सब क्लास होती है, मतलब फाइला होता है, फाइलम होता है, फिर क्लास होती है, फिर ऑर्डर होता है, फिर फैमिली होता है, फिर जीनस होता है, फिर स्पीशीज होती है। मतलब जो डोमेन है, डोमेन सबसे बड़ा आपका ब्रॉड कैटेगरी है, स्पीशीज आपकी सबसे छोटी है। मतलब ब्रॉड से छोटी टर्म्स में जो रैंक देते हैं हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी स्पीशीज को, उसको हम हायरार्किकल टेक्सोनॉमी के अंदर मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बिलोंग टू द डोमेन यूकेरिया, किंगडम एनिमिलिया, सो ऑन डाउन टू द स्पीशीज नेम होमो सेपियंस। जैसे कि आपको पता है ह्यूमन बीइंग का अगर एग्जांपल है तो यूकेरिया से बिलोंग करते हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा डोमेन है, और हम कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं? एनिमिलिया से। और साथ साथ जब लास्ट में हमारी स्पीशीज का नाम आता है तो वो होमो सेपियंस के अंदर हमारा नाम आता है। नेक्स्ट, फाइलोजेनेटिक टेक्सोनॉमी। फाइलोजेनेटिक टेक्सोनॉमी क्या है? दिस मेथड क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक टेक्सोनॉमी में उस तरीके से ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है कि उनका इवोल्यूशन से एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, मतलब इवॉल्व होते हुए आए हैं दो स्पीशीज तो क्या रिलेशनशिप उनका रहा है एक दूसरे के साथ, उसके बेसिस पे इनको इस टेक्सोनॉमी में रखा जाएगा। इट यूजेस ब्रांचिंग डायग्राम कॉल्ड फाइलोजेनेटिक ट्री टू इलिस्ट्रेट हाउ स्पीशीज आर रिलेटेड थ्रू कॉमन एंसेस्टर। क्या है इसमें, क्या करते हैं, एक फाइलोजेनेटिक ट्री का डायग्राम टाइप का बनाते हैं, ब्रांच बनाते हैं, ताकि ये बता सके कि कैसे कॉमन एंसेस्टर के साथ ये स्पीशीज रिलेट करती हैं। दिस अप्रोच एम्फेसाइजेस शेयर एंसेस्ट्री ओवर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज। जो भी ये अप्रोच है वो ये बताती है कि कौन सी स्पीशीज कौन से एंसेस्टर के साथ बिलोंग करती है और इनकी क्या क्या सिमिलैरिटीज है, मेनली स्ट्रक्चर के तौर पे। देन वी हैव न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट आपकी आती है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ऑल्सो नोन एज फिनेटिक्स। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को फिनेटिक्स भी बोलते हैं। दिस मेथड यूज स्टैटिकल टेक्निक्स टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर मेजरेबल ट्रेट्स। क्या है इस टेक्सोनॉमी के अंदर, जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर टेक्निक्स मतलब ट्रेट्स हैं उनको अगर मेजर कर सकते हैं हम उन ट्रेट्स को, चाहे वो स्टैटिकल टेक्निक को यूज करके, तो उनको हम इस न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के अंदर रखेंगे। इट ट्रीट्स ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल एंड ऑफन इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम टू एनालाइज डेटा एंड क्रिएट क्लासिफिकेशन। क्या है इसके अंदर, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को एक ही साथ क्लासिफाई किया जाता है, सबको इक्वली तरीके से मानते हैं, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो उनकी चाहे या कितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा हो उनको क्लासिफिकेशन किया जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट टाइप इज क्लैडिस्टिक
taxonomy. Cladistic taxonomy focus on grouping organism based on their common descent and branching pattern of evolution. क्या है क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी के अंदर हर एक स्पीशीज को, हर एक ऑर्गेनिज्म को ऐसे ग्रुप में बांटा जाता है कि वो किस कॉमन डिसेंट से आ रहे हैं या फिर उनका इवोल्यूशन पैटर्न किस तरीके से रहा है. क्लेड्स आर फॉर्म्ड बाय एन एंसेस्टर एंड ऑल इट descendants which help us understand evolutionary history for more clearly. क्या है जो आपके क्लेड्स बनाए जाते हैं, मतलब क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी है तो उसमें क्लेड्स बनेंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स बनेंगे. उसके अंदर क्या है, वो किस डिसेंडेंट से आ रहे हैं, उनके एंसेस्टर क्या है, उसको देखते हुए इनको एक एक ग्रुप में बांटा जाता है ताकि इनकी हिस्ट्री हम आसानी से पता लगा सकें. ठीक है. लास्टली देयर इज एन इकोलॉजिकल टेक्सोनॉमी. नेक्स्ट आपके पास आता है इकोलॉजिकल टेक्सोनॉमी विच क्लासिफाइज ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इकोलॉजिकल रोल एंड इंटरेक्शन विद इकोसिस्टम. इस इकोलॉजिकल टेक्सोनॉमी में ऑर्गेनिज्म को ऐसे क्लासीफाई किया जाता है कि किस तरीके से आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इकोसिस्टम में हेल्प करते हैं, और इनका इकोसिस्टम में क्या रोल रहता है आपस में साथ में मिलकर, उस तरीके से इनको ग्रुप में डाला जाता है. दिस परस्पेक्टिव एम्फेसाइज, सॉरी ये अलग आ गया है, यहाँ पे साथ में जोड़ा था, स्पेस पर लग गया. This perspective emphasizes the importance of relationship and adaptation in the understanding of biodiversity. जो इनका relationship ये बताता है, तो ये इसलिए इनको ग्रुपिंग में डाला जा रहा है कि ताकि किस तरीके से ये अडेप्ट हुए हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी एंड डिस्क्राइब इट टाइप्स. पहले आपने टेक्सोनॉमी पढ़ा था और उसके टाइप्स देखे थे. अब आपको बताना है कि टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी क्या है और उसके टाइप्स क्या है. तो ये टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी और टेक्सोनॉमी अलग था और इनके टाइप भी देख लेते हैं. टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ स्पीशीज एंड रिलेशनशिप विद इन एन गिवन इकोसिस्टम. क्या है टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी? वो होती है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की स्पीशीज को लिया जाता है और उनके आपस में रिलेशनशिप क्या है, इकोसिस्टम के नज़रिए से वो देखा जाता है. मतलब इकोसिस्टम के लिए डिफरेंट टाइप की स्पीशीज में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या फंक्शंस वो करते हैं इकोसिस्टम के लिए, वो देखकर उनको टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी बोला जाता है. It's a key component of biodiversity reflecting how many different kind of organism exist and how they are classified. क्या है ये जो आपका टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी है, ये एक टाइप का की कंपोनेंट है बायोडाइवर्सिटी के लिए, जो कि आपको ये बताता है कैसे डिफरेंट काइंड की ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करती हैं और कैसे वो क्लासिफाइड की जाती हैं ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम के लिए. अंडरस्टैंडिंग टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी इज क्रूशियल एंड फॉर कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड इकोलॉजिकल स्टडीज. अगर हम ये टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो ये इसलिए पढ़ना हमारे लिए जरूरी है ताकि हमें ये समझ आ सके कि कैसे ये अपना कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाते हैं, हमारे इकोलॉजिकल स्टडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है. देयर आर सेवरल टाइप ऑफ टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी, आई विल ब्रेक देम डाउन फॉर यू. क्या है, इधर आपके पास डिफरेंट टाइप की टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी है जो कि मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करने वाली हूँ. फर्स्ट वी हैव अल्फा डाइवर्सिटी. सबसे पहले हमारे पास है अल्फा डाइवर्सिटी. दिस मेजर्स द नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ स्पेसिफिक एरिया और इकोसिस्टम. अल्फा डाइवर्सिटी वो होती है जहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया हम ले लेते हैं, ये स्पेसिफिक एरिया हमने लिया, इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर या इस स्पेसिफिक इकोसिस्टम के अंदर कितनी टाइप की स्पीशीज पाई जा रही है, कौन सी स्पेसिफिक स्पीशीज है इस एरिया में, वो देखनी है. थिंक ऑफ इट एज द रिचनेस ऑफ स्पीशीज विद इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट. इसके अंदर क्या है, इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि पर्टिकुलर हैबिटेट है हमारा, तो इसमें कितने टाइप की रिच और कितने टाइप की स्पीशीज पाई जा रही है, उनको देखने को हम अल्फा डाइवर्सिटी में काउंट करते हैं. हाइयर अल्फा डाइवर्सिटी ऑफन इंडिकेट अ हेल्दियर इकोसिस्टम. अगर हाइयर अल्फा डाइवर्सिटी है, मतलब यहाँ की डाइवर्सिटी इतनी अच्छी स्पीशीज है वहाँ पे, तो वहाँ का इकोसिस्टम भी अच्छा होगा. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव बीटा डाइवर्सिटी. बीटा डाइवर्सिटी क्या होगा, दिस कंपेयर्स स्पीशीज डाइवर्सिटी बिटवीन डिफरेंट इकोसिस्टम और हैबिटेट. इसमें क्या होता है, डिफरेंट इकोसिस्टम या डिफरेंट हैबिटेट में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्पीशीज पाई जा रही है और उनमें कंपैरिजन करते हैं. इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी स्पीशीज आर यूनिक टू ईच एरिया एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अनदर. क्या है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि भाई ये हमें ये हेल्प करता है समझने के लिए कि जैसे इस एरिया में डिफरेंट टाइप की स्पीशीज है, इसमें डिफरेंट टाइप की है, तो इनका कंपैरिजन कैसे कर सकें हम, और साथ ही में इन दोनों टाइप की स्पीशीज में जो अलग अलग एरिया में है उनके बीच में क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. हाई बीटा डाइवर्सिटी मीन्स देयर आर सिग्निफिकेंट टर्नओवर ऑफ स्पीशीज बिटवीन लोकेशंस. क्या है, हाई बीटा डाइवर्सिटी होगी तो आप ये समझ लीजिएगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्नओवर हो रहा है, मतलब यहाँ की स्पीशीज यहाँ भी चली जाती है, यहाँ की स्पीशीज यहाँ भी चली जाती है, इनका टर्नओवर ज़्यादा है लोकेशंस के माध्यम से. देन वी हैव गामा डाइवर्सिटी, अल्फा बीटा गामा. नेक्स्ट आपकी गामा डाइवर्सिटी विच लुक्स एट द ओवरऑल डाइवर्सिटी अक्रॉस द लार्जर ज्योग्राफिकल स्केल. इसमें क्या होता है कि ओवरऑल डाइवर्सिटी को देखते हैं लार्ज ज्योग्राफिकल स्केल को लेकर कि भाई एक बड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया हमने लिया, उसके अंदर कितनी टाइप की ओवरऑल डाइवर्सिटी पाई जा रही है. इट कंबाइंस बोथ अल्फा एंड बीटा डाइवर्सिटी टू हेल्प टू गिव अस अ ब्रॉडर पिक्चर ऑफ डाइवर्सिटी इन अ रीजन. क्या है, इसमें हम छोटा रीजन ले रहे थे, इसमें हम 2 रीजन ले रहे थे, अब ये है ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, सब कुछ इसके अंदर आ गया, हमने ब्रॉड ज्योग्राफिकल स्केल ले लिया. मतलब पूरे स्केल के अंदर, मतलब पूरे ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर कितने टाइप की स्पीशीज पाई जा रही है, ये हमें ये बताता है कि भाई किस तरीके से ये हमारी डाइवर्सिटी के लिए, हमारी इकोसिस्टम के लिए क्या करते हैं. लास्टली देयर आर द
phylogenetic diversity. नेक्स्ट आपके पास है phylogenetic diversity which consider not just the number of species but also their evolutionary relationship. जो phylogenetic diversity होती है उसमें सिर्फ नंबर ऑफ स्पीशीज नहीं देखी जाती कि एक एरिया में कितनी स्पीशीज मिल रही है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि यहाँ पे ये स्पीशीज है इस एरिया में और यहीं पे दूसरी स्पीशीज भी है, तो इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, क्या इनका इंटरेक्शन रहा है एवोल्यूशन के साथ. This type highlights the importance of preserving not just species but also the genetic heritage they represent. क्या है ये जो phylogenetic diversity है आपकी, ये भी दर्शाती है कि ये स्पीशीज सिर्फ यहाँ पे प्रिजर्विंग के लिए नहीं रखी हुई है कि यहाँ पे प्रिजर्व है ये अभी तक, साथ ही साथ ये इनके जेनेटिक हेरिटेज क्या है वो भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका चैप्टर नंबर 12. चैप्टर नंबर 13 का पहला क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, पहला मैंने काट दिया हुआ, सेकंड देखते हैं. एक्सप्लेन बाइपेडलिज्म विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन इवोल्यूशन. आपको बाइपेडलिज्म को बताना है ह्यूमन के रिस्पेक्ट में, ह्यूमन इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में. तो पहले आपको पता होना चाहिए कि है क्या. देख लेते हैं क्या है. बाइपेडलिज्म इज one of the trait of human evolution and it's fascinating how it shaped our species. Bipedalism एक टाइप का ट्रेड है ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर, मतलब एक टाइप का आपका वैरायटी है ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर जो कि ये बताता है कि कैसे स्पीशीज को नई शेप मिली है या फिर किस टाइप से स्पीशीज चेंज हुई है ओवर द टाइम. सो व्हाट एग्जैक्टली इज बाइपेडलिज्म? सिंपली पुट द एबिलिटी टू वॉक ऑन टू लेग्स. क्या है, मतलब कैसे कैसे ट्रेड्स इवॉल्व हुए हैं ह्यूमन बीइंग के, कैसे कैसे एक स्पीशीज के अंदर डिफरेंट टाइप के चेंजेस आए हैं, वही बाइपेडलिज्म है. अगर हम सिंपल फॉर्म में समझें तो ये दर्शाता है कि कैसे ह्यूमन बीइंग या कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो 2 पैरों पे वॉक करने लगा. तो वही अपना बाइपेडलिज्म. दिस अडेप्टेशन सेट आवर एंसेस्टर अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर primates दैट प्राइमरली मूव ऑन ऑल फोर्स. क्या है, इस अडेप्टेशन को एक एंसेस्टर से अलग रखा जाता है जो कि 4 पैर पे चलते हैं उनसे, और जो 2 पैर पे चलते हैं. नाउ व्हाई डिड बाइपेडलिज्म इवॉल्व? तो बाइपेडलिज्म इवॉल्व क्यों हुआ? वन मेजर फैक्टर वाज एनवायरमेंटल चेंज. सबसे मेजर फैक्टर क्या है इस बाइपेडलिज्म को इवॉल्व होने के लिए, कि एनवायरमेंटल चेंज ऐसे हुए कि ये इवॉल्व हुआ. एज फॉरेस्ट resetted and savans expanded in Africa, early Homians needed to travel longer distance to the find food and resources. जैसे कि आपको पता है जो आपका ये पहले के टाइम पे ह्यूमन बींग्स या फिर हम चिंपैंजी के इंसेस्टर से बिलोंग करते हैं, तो हम अफ्रीका के टाइम पे रहते थे, अफ्रीका में रहते थे. तो वहाँ पे जैसे जैसे फॉरेस्ट खत्म होता गया या फिर वहाँ पे हमें खाने को नहीं मिला, तो पैदल उन्होंने ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया, और वो भी ज़्यादा डिस्टेंस, लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल किया अपना रिसोर्स ढूंढने के लिए कि हम वो कहाँ रहे, शेल्टर ढूंढने के लिए और फूड ढूंढने के लिए. वॉकिंग ऑन 2 legs अलाउज देम टू कवर मोर ग्राउंड एफिशिएंटली वाइल ऑल्सो फ्रीइंग देम हैंड्स फॉर टूल यूज एंड कैरिंग ऑब्जेक्ट. क्या है, जब उन्हें ज़्यादा लंबा ट्रैवल करना था अपने खाने को ढूंढने के लिए और अपना शेल्टर को ढूंढने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें ये पता समझ आया कि भाई 2 पैर पे हम चलेंगे तो हमारे 2 हाथ खाली रहेंगे कि हम कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पकड़ सकें या हम अपने हाथ से टूल यूज़ कर सकें अपने खाने को बनाने के लिए. तो इस वजह से ये इवोल्यूशन हुआ. बाइपेडलिज्म ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड अवर एनाटमी. हमारी बाइपेडलिज्म में हमारी एनाटमी को भी चेंज किया है. आवर pelvis become broader and shorter, the spine developed an S shape for better balance and our leg grew longer relative to our arm. क्या है, जब बाइपेडलिज्म हुआ हमारे बॉडी के अंदर तो आपको पता है कि हमारी एनाटमी भी चेंज होगी, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होगा. जो हमारी पेल्विस है वो भी ब्रॉड हो गई, हिप एरिया हमारा ब्रॉड हो गया, पेल्विस एरिया ब्रॉड हो गया, और जो हमारी स्पाइन है वो थोड़ी शॉर्ट हुई और डेवलप्ड की उसने एस शेप को डेवलप किया, और ये बैलेंस किया हमारी पूरी की पूरी बॉडी को. और साथ ही साथ जो हमारे लेग थे वो ज़्यादा लॉन्ग ग्रो किए एज कम्पेयर टू दी आर्म्स. मतलब जो हमारे हाथ है उससे हमारे पैर तो बड़े ही हैं. ये सारी हमारी एनाटमी बाद में चेंज हुई है. दीज चेंजेस not only improved our walking efficiency but also enhance our ability to run and evade predators. ये जो हमारे एनाटमी में चेंज हुआ ये सिर्फ ये सिर्फ ये इसलिए नहीं है कि भाई हम इम्प्रूव हो सके, बल्कि ये हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है कि हम अच्छे से भाग भी सकें. वॉक तो कर ही सकते थे हम छोटे लेग्स में भी, बट भागना इतना पॉसिबल नहीं था, तो फिर इम्प्रूव करता है कि हम अपनी वॉकिंग को भी अच्छे से कर सकें, भाग भी सकें, और हमारी प्रेडेटर्स को पकड़ने के लिए भी हेल्प करता था. बट बाइपेडलिज्म वॉजंट जस्ट अबाउट सर्वाइवल. तो जो बाइपेडलिज्म है सिर्फ ये सर्वाइवल के नज़रिए से ही नहीं है, इसके ज़्यादा भी एडवांटेजेस हैं. इट ऑल्सो प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सोशल इंटरेक्शन. स्टैंडिंग अपराइट मेड इट ईजियर टू सी ओवरऑल टॉल ग्रास, स्पॉट पोटेंशियल डेंजर एंड कम्युनिकेट विद अदर इन अ ग्रुप. क्या है, ये हमारे सोशल इंटरेक्शन में भी हेल्प किया. क्या हुआ, जब हम स्टैंड करने लगे, अपने पैरों पे खड़े होने लगे, तो क्या है, हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो सकते थे, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से सारी चीज़ें दिख सकती थी, चाहे वो सामने डेंजर हो, कितनी बड़ी घास है, सामने वाला ऑर्गेनिज्म क्या है, सामने वाला कौन सा ग्रुप हमसे बात कर रहा है, किस तरीके से हमें कम्युनिकेट करना है, उसमें भी इन्होंने हमें हेल्प किया. इट फॉर टेस्ट
कॉपरेशन एंड सोशल बॉन्डिंग विद एन असेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये जो हमारी एनाटमी में चेंज हुआ, जो हम दो पैर पे चलने लगे, तो हमारी सोशल इंटरेक्शन इसने बढ़ाई और हमारी सोशल बॉन्डिंग भी अच्छी करी सोसाइटी के साथ, ह्यूमन सोसाइटी के साथ। इंटरेस्टिंगली बायपेडलिज्म हैज़ इट्स डाउन साइड्स। अगर देखें तो जिस चीज़ का एडवांटेज है थोड़ा तो डिसएडवांटेज हर एक अच्छी चीज़ का निकलता ही है, साइड इफेक्ट होते ही हैं। तो क्या है इसका डाउन साइड्स? इट कैन लीड टू बैक पेन एंड अदर मस्कोस्केलेटल इशू ड्यू टू दिस स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन आवर बॉडी। क्या है, जब हम अपना काम कर रहे हैं या कुछ भी है तो हमारा जो इतना स्ट्रेस होता है हमारी बॉडी पे, उसकी वजह से हमें बैक पेन भी इशू होता है और साथ ही साथ हमारे मस्कोस्केलेटल इशू भी होते हैं। Yet despite that challenges, bipedalism remain cornerstone of what make us human. मेन तो अगर जो है हमारे लिए कि जो हमारा बायपेडलिज्म हुआ, जो हम इवॉल्व हुए चार पैरों से दो पैरों पे चलने के लिए, वही हमें ह्यूमन बीइंग बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन द डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल चेंज अकर इन द ह्यूमन इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। आपको मॉर्फोलॉजिकल चेंज बताने हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंज क्या क्या है। ठीक है, बाहरी चेंज क्या क्या है वो बताने हैं। आंसर देखते हैं। ह्यूमन हैव अंडरगोन सिग्निफिकेंट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस थ्रू आउट द इवोल्यूशन शेपिंग आवर यूनिक एनाटमी। सम की एडेप्टेशंस आर। क्या है, ह्यूमन सिग्निफिकेंट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के अंदर गया अपने इवोल्यूशन के टाइम पे, उसकी जो एनाटमी है, उसका जो शेप है, वो भी चेंज हुई। और कौन कौन सा एडेप्टेशन है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो आपने अभी देखा जो बायपेडलिज्म, तो वी कंसिडर द बायपेडलिज्म अनलाइक अवर primate ancestor human evolved to walk on two legs। क्या है, हमारे जो प्रिमिटिव एंसेस्टर हैं उसमें से क्या है, हम जो ह्यूमन थे उन्होंने दो पैर पे चलना सीख लिया था। दिस शिफ्ट नॉट ओनली फीड आवर हैंड फॉर टूल, ऑल्सो चेंज आवर पेल्विस एंड स्पाइन स्ट्रक्चर अलाइंग फॉर मोर एफिशिएंट लोकोमोशन। क्या है, इसने सिर्फ हमारे दो पैर और दो हाथ को ही अलग नहीं किया, मतलब दो हाथों को फ्रीली नहीं छोड़ा टूल्स पकड़ने के लिए, साथ ही साथ इसने हमारा जो पेल्विस स्ट्रक्चर है, स्पाइन स्ट्रक्चर है, उसको भी चेंज किया ताकि हम एफिशिएंटली लोकोमोशन कर पाए, मतलब एफिशिएंटली मूव कर पाए, एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। नेक्स्ट वी हैव क्रेनियल कैपेसिटी। हमारी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो भी चेंज हुई। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स अगो आवर ब्रेन साइज हैज ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड। क्या है, हम जब इवॉल्व नहीं हुए थे तो हमारी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो बहुत कम थी। इवोल्यूशन के साथ साथ हमारी जो ब्रेन कैपेसिटी थी, क्रेनियल कैपेसिटी भी बोलते हैं जिसे, वो भी इंक्रीज होती गई। अर्ली होमिनियन हैड स्मॉलर स्कल बट मॉडर्न ह्यूमंस ब्रॉड अ लार्जर क्रेनियम विच सपोर्ट्स एडवांस कॉग्निटिव फंक्शन एंड कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्किल्स। क्या है, पहले के टाइम पे जो स्कल का स्ट्रक्चर था, जो आपकी ब्रेन कैपेसिटी थी वो कम थी, बट जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया ह्यूमन बीइंग का, तो वो जो स्कल का क्रेनियम है वो भी लार्ज होता गया, जिसकी वजह से इसने हमें क्या सपोर्ट किया कि हम जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो अच्छे तरीके से एडवांस हो सके, हम कॉग्निटिवली ज़्यादा अच्छे से सोच सकें, और जो हमारी लैंग्वेज स्किल्स है वो भी कॉम्प्लेक्स हम एडमायर कर सकें, एक्वायर कर सकें। ठीक है, दिस इंक्रीज इन ब्रेन साइज इज क्लोजली लिंक्ड टू अवर एबिलिटी टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट टूल्स। अगर हमारा क्रेनियम साइज बढ़ेगा तो हमारा ब्रेन साइज भी बढ़ेगा, ब्रेन साइज बढ़ेगा तो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी और जो भी हम अपना क्रिएट करें, क्रिएटिव एबिलिटी भी बढ़ेगी, और उसकी वजह से हम अपने मैनिपुलेशन टूल को भी ज़्यादा मैनिपुलेट कर पाएंगे। देन देयर आर द फेशियल स्ट्रक्चर। फेशियल स्ट्रक्चर में भी चेंज हुए। एज वी इवॉल्व आवर फेसेस बिकम फ्लैटर एंड स्मॉलर जॉ एंड टीथ। जैसे जैसे हम इवॉल्व होते गए, जो हमारा फेस है वो फ्लैटर सा होता गया, फ्लैट होता गया, और साथ ही साथ छोटा हो गया, और जो हमारी जॉ और टीथ है वो भी छोटे हो गए। दिस change reflect a shift in diet from primarily raw food to cooked meal which required less chewing. Reduced jaw size also accommodates our large brain। क्या है, पहले तो जो था, हम जो चिंपैंजी के टाइम पे थे, जब इवॉल्व नहीं हुए थे, तो रॉ फूड खा लेते थे, जो आपको कच्चा मिला, चाहे वो मछली हो, चिकन हो, या फिर वेजिटेबल हो, या कुछ भी हो, तो वो कच्ची ही खा लेते थे। बट क्या हुआ, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो पका के खाने लगे, पका के खाने लगा तो हमारा जो है वो वैसे ही छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि जो पकी हुई सब्जी है उसको हम ज़्यादा नहीं चबाएंगे, ज़्यादा चबाने की जरूरत नहीं है, तो जॉ साइज हमारा कम हो गया, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन साइज बढ़ गया। ठीक है, अनदर फैसिनेटिंग चेंज इन अवर हैंड। दूसरा फैसिनेटिंग चेंज क्या हुआ, हमारे हैंड्स भी चेंज हो गए। आवर एंसेस्टर हैड longer fingers suited for climbing, but as we adapt to tools used, our hand becomes shorter with a more opsible thumb। क्या है, जो हमारे पहले के एंसेस्टर थे उनके लॉन्ग हैंड होते थे, लंबी लंबी फिंगर्स होती थी, क्योंकि उन्हें जगह जगह पर चढ़ना होता था, क्लाइम करना होता था अपने खाने के लिए या अपने और सारे टूल्स को लेने के लिए। बट हम जैसे जैसे अडेप्ट हुए, हमने नए नए औजार बना लिए, टूल्स बना लिए, जिसकी वजह से हमें अपने हाथों से चढ़ना नहीं पड़ा या कुछ नहीं करना पड़ा, तो हमारे जो हाथ थे वो भी छोटे हो गए और पॉसिबल थंब छोटा हो गया। दिस अलाउज अ प्रीशियस ग्रिप एंड डेक्सट्रिटी एसेंशियल फॉर क्राफ्टिंग टूल्स एंड परफॉर्मेंस इंट्रिकेट टास्क। क्या है, ये जो हमारा हाथ छोटा हो गया तो उसने क्या किया, हमें ग्रिप बनाने में आसानी कर दी, और साथ ही साथ हमारे जो भी क्राफ्टिंग टूल हमें बनाने थे उसके परफॉर्मेंस में भी हमें एनहेंस कर दिया। लास्टली कंसिडर अवर स्किन पिगमेंटेशन। लास्टली हम अपनी स्किन पिगमेंटेशन को भी कंसिडर कर लेते हैं। एज ह्यूमन माइग्रेट अवर आउट ऑफ अफ्रीका, वेयरिंग एनवायरमेंटल चेंजेस लीड टू द डिफरेंस इन द स्किन कलर। क्या है,
पिगमेंटेशन आपकी स्किन कलर को ही चेंज करता है। जो अफ्रीका में आपको पता है थोड़ा डार्क पिगमेंट होता है उनका, तो जैसे जैसे अफ्रीका से बाहर जाने लगे ह्यूमन बीइंग, तो वो उन्होंने दूसरा दूसरा एनवायरनमेंट फेस किया, जिसकी वजह से उनका स्किन कलर भी चेंज हो गया। डार्कर स्किन प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूवी रेडिएशन इन सनी क्लाइमेट, वाइल लाइटर स्किन एड्स विटामिन डी सिंथेसिस इन एरिया विद लेस सनलाइट। क्या डार्कर स्किन जो थी वो प्रोटेक्ट करती थी यूवी लाइट से, यूवी रेडिएशन से सनी क्लाइमेट के अंदर, जबकि जो डार्कर स्किन थी वो आपकी यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती थी सनी क्लाइमेट के अंदर, जबकि जो लाइटर स्किन है आपकी वो स्किन को एड करती है कि वो विटामिन डी का सिंथेसिस कर सके सनलाइट के बिना भी और कम सनलाइट में भी। These morphological changes illustrate how humans have adapted to their environment over time, enhancing survival and enabling culture development. क्या ये जो morphological changes हुए हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, ये आपको ये दर्शाते हैं कि कैसे कैसे एनवायरनमेंट के साथ साथ इतना ओवर टाइम हम लोग अडेप्ट किए हैं और हमारे सर्वाइवल को हमने ज़्यादा एनहेंस किया है और अपनी कल्चरल डेवलपमेंट को भी हमने बढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट जीन्स आर डिलीटेड म्यूटेटेड इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस। क्या ह्यूमन एवोल्यूशन के टाइम पे ह्यूमन इवॉल्व होता गया जैसे, तो कौन कौन से जीन ऐसे थे जो डिलीट हो गए ह्यूमन बीन से, या फिर कौन से थे जो चेंज हो गए, म्यूटेशन हो गया उनके अंदर, वो आपको बताने हैं। सर्टेन जीन डिलीशन एंड म्यूटेशंस हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ह्यूमन एवोल्यूशन। क्या है, कुछ जीन्स ऐसे थे जिन्होंने डिलीट हो गए, म्यूटेशन हो गया उनका, उन्होंने अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाया ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर। फर्स्ट अप FOXP2, ये आपका जीन है एक। दिस जीन हैज एसोसिएटेड विद लैंग्वेज एंड स्पीच mutation in the FOXP2 are linked to the language disorders, but its evolution in humans suggests an adaptation that allows for more complex communication and essential trait for the human living and cooperation। क्या है, जब का ये एक जीन था FOXP2 जीन, ये एसोशिएट करता था आपके लैंग्वेज और स्पीच के साथ, तो इस जीन के अंदर म्यूटेशन आ गए थे, इनका डीएनए स्ट्रक्चर चेंज हो गया था इस जीन का, जिसकी वजह से लैंग्वेज डिसऑर्डर हो गया था। पर जो ये लैंग्वेज डिसऑर्डर हुआ वो ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए अडेप्टेशन की तरह काम किया, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन भी थी वो भी ह्यूमन ने अडेप्ट की, और सोशल लिविंग और उनके कॉपरेशन में इन्होंने अपना एसेंशियल ट्रेड निभाया। नेक्स्ट वी हैव MYH16 जीन in our primate ancestor. This gene produce a protein that contribute to our powerful jaw muscle। क्या है, ये जीन जो था इसने क्या करता था, ये जो हमारे प्रिमिटिव एंसेस्टर थे उनके अंदर ये जीन प्रोड्यूस होता था कि एक प्रोटीन बनाए और कंट्रीब्यूट करे अपना कि भाई जो आपका जॉ की मसल्स है वो पावरफुल बन सके। However, in human mutations lead to the deactivation. This change allows for smaller jaw and all larger brain case, facilitate the development of advanced cognitive function and also ability to consume a varied diet। क्या है, जब ये जीन आपका म्यूटेट हो गया तो इसके साथ साथ जो ये जीन था वो डीएक्टिवेट ही हो गया ह्यूमन बींग्स के अंदर से, जिसकी वजह से ये डीएक्टिवेट हो गया, तो जो जॉ था ह्यूमन बीन का वो स्मॉल हो गया, जॉ जबड़ा जो था आपका वो छोटा हो गया, जिसकी वजह से जो ह्यूमन बीन का ब्रेन साइज था, जो क्रेनियम साइज था वो बढ़ गया, जिसकी वजह से उनके अंदर कॉग्निटिव फंक्शन, कॉग्निटिव एबिलिटी भी एनहेंस हुई और उनके और भी सारे फंक्शन डेवलप हुए इसकी वजह से। अनदर सिग्निफिकेंट प्लेयर इज LRP5 जीन। नेक्स्ट आपका है LRP5 जीन। वेरिएशंस इन दिस जीन हैव बीन लिंक्ड टू बोन डेंसिटी। ये जीन्स थी, ये जीन बोन डेंसिटी के साथ लिंक करता था। इन अर्ली ह्यूमन सर्टेन म्यूटेशंस एनहांस बोन स्ट्रेंथ which has crucial for survival and mobility in diverse environment। क्या है, इसमें जो म्यूटेशंस हुए तो जो अर्ली ह्यूमन बीन थे उनमें जो बोन स्ट्रेंथ थी वो बढ़ गई, और साथ ही साथ ये बढ़ने से जो इनका डाइवर्स एनवायरनमेंट के अंदर मोबिलिटी थी सर्वाइव करने के लिए भी वो भी बढ़ गई। देन देयर आर AMY1 जीन responsible for producing amylase, an enzyme that help digest starch. Human have more copied of these genes compared to the primitive relative, reflecting our adaptation to agriculture diets rich in carbohydrates। क्या है, जो आपका AMY1 जीन था वो प्रोड्यूस करता था अमाइलेज को, और अमाइलेज का काम है, ये एक टाइप का एंजाइम है, इसका काम है कि ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करे। तो जो ह्यूमन बीन थे इन्होंने अमाइलेज की कॉपी ही ज़्यादा बना ली थी अपनी बॉडी के अंदर, खुद से नहीं बनाई, मतलब म्यूटेशन ही तो हुआ, तो जिसकी वजह से उनके प्रिमिटिव रिलेटिव थे उनके कंपैरिजन में इन्होंने अडेप्टेशन ज़्यादा कर ली, रिच डाइट ये लेने लगे कार्बोहाइड्रेट की, इसी की वजह से। फाइनली लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट SLC24A5 जीन। ये भी एक टाइप का जीन था। अ सिंगल म्यूटेशन हेयर has been linked to lighter skin pigmentation in Europeans, which is believed to an adaptation to lower sunlight levels, allowing for better vitamin D synthesis। क्या है, ये जो इस जीन का म्यूटेशन हुआ तो इस सिंगल जीन की वजह से जो स्किन का पिगमेंटेशन था वो भी लाइटर हो गया, क्योंकि ये लाइट स्किन पिगमेंटेशन के साथ लिंक्ड रहता है। तो इसके कारण क्या अडेप्टेशन हुआ हमारी बॉडी के अंदर कि जो हमारी सनलाइट थी, सनलाइट का लेवल जो हम कंज्यूम करते हैं, सनलाइट हमारी सनलाइट नहीं मीन्स हम सन से ही तो ले रहे हैं सनलाइट, तो जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो लोअर सनलाइट लेवल में भी बेटर विटामिन डी सिंथेसिस होने लगा था बॉडी के अंदर।
These genetic change illustrate how evolution is not just about gaining traits but also about losing or altering them for better our fit environment. क्या ये जेनेटिक चेंज हमें ये बताते हैं कि सिर्फ इवोल्यूशन ही होना का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ हमें ट्रेड्स को गेन ही करना है, हमें मतलब बढ़ाने ही है ट्रेड। कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जिनको हम छोड़ के या फिर उनमें कुछ चेंज हो जाए तो भी वो हमें अपने एनवायरनमेंट में फिट तरीके से रहने में हेल्प करता है, बेटर अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये म्यूटेशन हुआ है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। 13 ही चैप्टर थे आपके इस बुक में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाए। और आपका MZ005 हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, जल्दी मीन्स कल ही स्टार्ट कर लेंगे, आपका एग्जाम है। और ये मैं जैसे ही PDF बना लूँगी तो पहले ग्रुप में डाल दूँगी, फिर स्टार्ट करूँगी, ताकि आप लोग खुद से भी रीड कर पाएँ, तो आपको ईज़ी रहेगा। आप मेरे भरोसे नहीं बैठेंगे, क्योंकि मैं भी टाइम टू टाइम नहीं ला रही। अगर आप मेरे ही भरोसे बैठे हैं तो मैं डायरेक्ट PDF डाल दूँगी, आप उससे पढ़िए। और मैं वीडियो भी लाऊँगी, ऐसा नहीं है वीडियो लाऊँगी नहीं, PDF पहले डाल दूँगी। जैसे मैं पहले ये था कि वीडियो कंप्लीट करने के बाद PDF डाल दीजिए। अब आपके पेपर बिल्कुल सर पे है, तो PDF पहले डालूँगी फिर वो डालूँगी। और आप लोग ग्रुप जॉइन कर लीजिएगा। एक और ग्रुप बनाया है PDF के लिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डला होगा और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आपको तो उसमें आपको सारे टाइप की PDF मिल जाएंगे। अभी जो मैंने MZO001 का भी डाल चुकी हूँ, वो भी देख लेना। तो ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम अच्छा जाए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।